मैंने 35 लाख रुपए खर्च करके दुनिया की लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उसे सिर्फ 3,000 रुपए में कबाड़ वाले को बेच दिया और ऊपर से बड़े गर्व से मुझसे कहने लगा कि उसने मेरा कचरा साफ कर दिया है और अब मुझसे 1500 रुपए सेवा शुल्क भी मांग रहा है। मैंने न कोई हंगामा किया और न ही गुस्सा दिखाया, बस बाइक की खरीद, रसीद और मॉडिफिकेशन की पूरी लिस्ट उठाई और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब मैं भी देखना चाहता था कि जब पुलिस उसे बताएगी कि इस मामले की न्यूनतम सजा 10 साल से शुरू होती है, तब उसके चेहरे की मुस्कान बची है या नहीं। मेरा नाम जो हैंग है, मैं बस एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैंने अपनी 2 साल की पूरी कमाई लगाकर एक लिमिटेड एडिशन कवासाकी निंजा H2 खरीदी थी। उसके हर एक पार्ट को मैं खजाने की तरह संभालता था। उसके इंजन की आवाज मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत थी और उसकी बॉडी की हर लाइन ताकत से भरी हुई लगती थी। मॉडिफिकेशन तो जैसे एक अंधहीन गड्ढा था। इटली से मंगवाए गए ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर की एक जोड़ी ही 10,000 से ज्यादा की थी। स्वीडन के ओलिन टॉप ग्रेड शॉक एब्जॉर्बर 20,000 के थे और पूरी टाइटेनियम स्कॉर्पियन एग्जॉस्ट सिस्टम की कीमत भी 20,000 थी। कुल मिलाकर सिर्फ मॉडिफिकेशन पर ही 1,20,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके थे। ये बाइक सिर्फ एक वाहन नहीं थी, ये मेरी जवानी की याद थी, साधारण जिंदगी से लड़ने का मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। मैंने उसे बिल्डिंग के नीचे एक ऐसे कोने में पार्क किया था जहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं होती। हर शाम ऑफिस से लौटकर मैं पहले उसे साफ करता था, फिर ऊपर अपने घर जाता था। बाइक पार्क करने के तीसरे दिन मुझे एक फोन आया। कॉल मेरे पड़ोसी वांग जियानजुन की थी। वह मेरे सामने वाले फ्लैट में रहता था। लगभग 50 साल का रिटायर्ड मजदूर था और हमेशा दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का शौकीन था। किसने समय पर कचरा नहीं फेंका, किसने गाड़ी सही जगह पार्क नहीं की, हर बात में उसकी राय होती थी। लोग उसकी उम्र का सम्मान करते थे, इसलिए उससे बहस करने से बचते थे। हेलो, क्या तुम श्याओ झो हो? फोन उठाते ही उसकी आवाज में अजीब सा घमंड था। जी अंकल, मैं ही हूँ। कोई काम था? मैंने पूछा। नीचे जो मोटरसाइकिल खड़ी है वो तुम्हारी है ना? ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। हाँ, मेरी है। क्या हुआ? बहुत परेशानी कर रही थी। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। हर दिन वहाँ खड़ी रहती थी, लोगों के चलने में दिक्कत होती थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। बाइक तो फूलों की क्यारी के पास एक खाली जगह पर खड़ी थी और किसी का रास्ता बिल्कुल नहीं रोकती थी। अंकल, वह जगह किसी को परेशान नहीं कर रही थी। क्या मतलब परेशान नहीं कर रही थी? मैं कह रहा हूँ तो कर रही थी। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए उसका इंतजाम कर दिया है। ये सुनते ही मेरे मन में बुरा अंदेशा पैदा हो गया। क्या मतलब इंतजाम कर दिया? मैंने पूछा। बेच दिया। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। मेरा एक कबाड़ वाले दोस्त है, मैंने उसे बेच दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने तुम्हारी बाइक बेच दी। क्या बुरा किया? 2 पहिए और लोहे के कुछ टुकड़े ही तो थे। 3,000 रुपए मिल गए। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी 35 लाख की बाइक उसकी नजर में सिर्फ 3,000 की कबाड़ थी और ऊपर से मुझे उसका धन्यवाद भी करना था। मैंने फोन कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। गुस्सा एक पल में चरम पर पहुंचा और अगले ही पल बर्फ जैसी ठंडी समझदारी में बदल गया। ऐसे लोगों पर चिल्लाना और बहस करना सबसे बेकार तरीका होता है। उसे क्या पता लिमिटेड एडिशन क्या होता है, ब्रेम्बो क्या होता है और ओलिंस क्या होता है। उसकी दुनिया में उसने मेरा कचरा साफ किया था और अच्छी कीमत पर बेचा था, इसलिए वही मेरा उपकार करने वाला था। श्याओ झो, चुप क्यों हो गए? खुशी के मारे बोलती बंद हो गई क्या? वह लगातार बोले जा रहा था। याद रखना, 3,000 में से आधे मेरे हैं। अगर मेरी पहचान नहीं होती तो तुम्हारी कबाड़ बाइक 1,000 में भी नहीं बिकी। मैंने आगे कुछ नहीं सुना। ठीक है अंकल, समझ गया। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में इतना कहा और फोन काट दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की से आती धूप भी आंखों में चुभ रही थी। मैं अपने स्टडी रूम में गया और दराज खोली। अंदर फाइलों का एक बड़ा ढेर रखा था। 23 लाख रुपए की खरीद रसीद, 12 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन लिस्ट, हर आइटम का ब्रांड, मॉडल, प्राइस और परचेज डेट साफ साफ दर्ज था। मैंने सभी प्रिंटेड दस्तावेज एक साथ करीने से जमा किए। कुल 37 पन्ने थे। मैं उन फाइलों को शांत नजरों से देखा रहा। मेरी आंखें गहरे पानी की तरह स्थिर थीं। वांग जियानजुन, ये रास्ता तुमने खुद चुना है। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी कीमत सिर्फ 3,000 है, तो अब कानून तुम्हें बताएगा कि उसकी असली कीमत कितनी है। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, फाइलों का मोटा बंडल उठाया और घर के पास वाले पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां मेरी मुलाकात एक युवा पुलिस अधिकारी ली से हुई। कॉमरेड, क्या समस्या है? उन्होंने मुझे पानी का गिलास देते हुए पूछा। ऑफिसर, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। अधिकारी ली ने सिर हिलाया और रिपोर्ट बुक निकाल ली। नाम, पहचान पत्र, नंबर, मैंने सारी जानकारी दे दी। अब बताइए, बाइक कब और कहाँ से गायब हुई? कल दोपहर मेरे घर के नीचे से। कौन सा मॉडल था? कितने समय से आपके पास थी? खरीद की रसीद है? अधिकारी ली लगातार सवाल पूछते हुए नोट्स लेते जा रहे थे। उनके लिए मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरी होना एक आम मामला था। कवासाकी निंजा H2 लिमिटेड एडिशन। ओह कवासाकी, उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन साफ था कि उन्हें इस मॉडल की असली कीमत का अंदाजा नहीं था। रसीद और बाकी सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। मैंने हाथ में पकड़ी फाइल उनके सामने रखी। फाइल काफी मोटी थी, जिसे देखकर वे थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने सबसे ऊपर रखी खरीद रसीद उठाई। जैसे ही उनकी नजर 23 लाख रुपए की रकम पर पड़ी, उनका हाथ अचानक रुक गया। उन्होंने सिर उठाकर मुझे दोबारा गौर से देखा। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कॉमरेड, क्या आपको यकीन है कि यह रसीद असली है? बिल्कुल। मैंने अपना पहचान पत्र और खरीद अनुबंध भी उनके सामने रख दिया। मालिक की सारी जानकारी मेरी है, आप जांच कर सकते हैं। अधिकारी ली का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फाइल उठाई और एक एक पन्ना ध्यान से पलटना शुरू कर दिया। ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर की कीमत 12,000 थी। ओलिंस का रियर शॉक एब्जॉर्बर 21,000 का था और स्कॉर्पियन की पूरी एग्जॉस्ट सिस्टम 33,000 की थी। जैसे जैसे अधिकारी ली पन्ने पलटे गए, उनकी गति धीमी होती गई और चेहरे का भाव भी गंभीर होता चला गया। जब वे आखिरी पन्ने तक पहुंचे और कुल रकम 3,54,000
रुपए देखी तो उन्होंने गहरी सांस खींच ली। उनके पास बैठे एक उम्र दराज पुलिस अधिकारी भी आगे झुककर फाइल देखने लगे। कुछ देर बाद अधिकारी ली बोले, मुझे इस मामले की जानकारी हमारे स्टेशन इंचार्ज को देनी होगी। ये कहकर वे फाइल उठाकर जल्दी जल्दी स्टेशन इंचार्ज के ऑफिस की ओर चले गए। मुझे पता था कि मामला अब उसी दिशा में जा रहा है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। कुछ हजार रुपए की बाइक चोरी होना और 3.5 लाख रुपए की बाइक चोरी होना पुलिस की नजर में दो बिल्कुल अलग स्तर की घटनाएं थी। पहले मामले में शायद सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाती और आपको घर जाकर इंतजार करने को कहा जाता, लेकिन दूसरे मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनती और तय समय में केस सुलझाने का दबाव होता। कुछ मिनट बाद एक मध्यम उम्र के अधिकारी जिनके कंधे पर 2 पट्टियां और एक सितारा लगा था, अधिकारी ली के साथ बाहर आए। आप मिस्टर जो हैं? उन्होंने पूछा। जी, मैंने खड़े होकर जवाब दिया। मैं इस थाने का प्रभारी हूँ, मेरा नाम झांग है। नमस्ते इंस्पेक्टर झांग, मैंने सम्मान से कहा। अधिकारी ली ने मुझे सारी जानकारी दे दी है। उन्होंने मेज पर रखी फाइलों की ओर इशारा किया। इन सभी दस्तावेजों की कॉपी सबूत के तौर पर रखी जाएगी। आपका मामला बहुत बड़ा है और इसकी प्रकृति भी गंभीर है। हमारा थाना इसे बेहद गंभीरता से ले रहा है। हम तुरंत एक स्पेशल टीम बनाकर जांच शुरू करेंगे और जल्द से जल्द आपकी बाइक वापस लाने की कोशिश करेंगे। मैंने सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और फिर कहा, लेकिन जिसने मेरी बाइक ली है शायद मैं जानता हूँ कि वह कौन है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर झांग की आंखें चमक उठी। कौन? उन्होंने तुरंत पूछा। मेरा पड़ोसी वांग जियानजुन। इसके बाद मैंने पिछली शाम फोन पर हुई पूरी बातचीत शब्दशः उन्हें सुना दी। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर झांग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पड़ोसी ने 3.5 लाख रुपए की बाइक को कबाड़ समझकर 3,000 रुपए में बेच दिया? जी, फोन पर उसने यही कहा था। और उसने तुमसे उन 3,000 में से 1,500 रुपए भी मांगे? जी। इंस्पेक्टर झांग कुछ पल चुप रहे। इतने साल पुलिस सेवा में रहने के बावजूद शायद उन्होंने भी ऐसा अजीब मामला कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये मूर्खता, लालच और अज्ञानता का मिश्रण था। अधिकारी ली ने बगल में बैठे वरिष्ठ पुलिसकर्मी से धीरे से पूछा, सर, यह चोरी का मामला है, गबन का है या किसी और की संपत्ति को अवैध रूप से बेचने का? बुजुर्ग अधिकारी ने सिर हिलाया। जो भी हो, रकम 3 लाख से ज्यादा है। इतनी बड़ी राशि में सजा कम से कम 10 साल से शुरू होती है। उनके मुंह से निकला 10 साल। मेरे कानों में अलग ही वजन लेकर गूंजा। वह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, वह न्याय का भार था। इंस्पेक्टर झांग ने तुरंत फोन उठाया और आदेश दिया, सभी यूनिट ध्यान दें, 3 मिनट में नीचे इकट्ठा हो, हम मौके पर जा रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, मिस्टर जो, आपने बहुत समझदारी दिखाई। आपने निजी झगड़ा करने के बजाय कानून पर भरोसा किया। यही सबसे सही तरीका था। अब आगे का काम हमें करने दीजिए। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था कि असली तमाशा अब शुरू होने वाला था। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि कई पुलिसकर्मी तैयार खड़े थे। अधिकारी ली ने मेरी ओर देखकर कहा, चलो इस वांग जियानजुन से मिलते हैं। पुलिस की गाड़ी बिना सायरन बजाए चुपचाप हमारे अपार्टमेंट के नीचे आकर रुकी। मैं, इंस्पेक्टर झांग, अधिकारी ली और 2 अन्य पुलिसकर्मी गाड़ी से उतरे। दोपहर का समय था। सोसाइटी में कई बुजुर्ग और बच्चे घूम रहे थे। जैसे ही लोगों ने पुलिस वालों को हमारी बिल्डिंग की ओर जाते देखा, सबकी नजरें हमारी तरफ मुड़ गईं। हम सीढ़ियां चढ़कर वांग जियानजुन के घर के सामने पहुंचे। अधिकारी ली ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से उसकी चिड़ी हुई आवाज आई। पुलिस, दरवाजा खोलो। अधिकारी ली की आवाज साफ और मजबूत थी। अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। करीब 10 सेकंड बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। वांग जियानजुन ने आधा चेहरा बाहर निकाला। जैसे ही उसने पुलिस वालों और उनके पीछे खड़े मुझे देखा, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अधिकारी साहब, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? उसने बनावटी मासूमियत से पूछा। इंस्पेक्टर झांग आगे बढ़े और अपना पहचान पत्र दिखाया। एक चोरी के मामले में तुमसे पूछताछ करनी है। चोरी? उसकी आंखें तेजी से घूमी। फिर उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और मेरी ओर उंगली दिखाते हुए जोर से बोला, अरे अगर उस कबाड़ बाइक की बात है तो आपको मेरा पक्ष भी सुनना चाहिए। मैंने तो भलाई की थी, नीचे बेकार जगह घेर कर रखी थी, इसलिए मैंने उसे हटवा दिया। अब यह लड़का उल्टा पुलिस बुला लाया। बताइए, क्या कोई ऐसे एहसान का बदला देता है? वह ऐसे बोल रहा था जैसे असली पीड़ित वही हो। शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी भी बाहर निकल आए। क्या हुआ? इतनी पुलिस क्यों आई है? सुना है बाइक का मामला है। वही नई बाइक जो झो ने खरीदी थी। इतनी सुंदर बाइक कबाड़ कैसे हो गई? लोग आपस में फुसफुसाने लगे। मैं अब भी चुपचाप खड़ा था और उसे बोलने दे रहा था। इंस्पेक्टर झांग ने बिना भाव बदले पूछा, वांग जियानजुन, हमारे कुछ सवाल हैं, सच सच जवाब देना। क्या वह बाइक तुमने बेची थी? हाँ, मैंने बेची थी, उसने सीना ठोके हुए कहा। 3,000 रुपए में बेची और आधे पैसे इसे देने वाला था, लेकिन इसने तो सीधे पुलिस बुला ली। किसने तुम्हें किसी और की संपत्ति बेचने का अधिकार दिया? इंस्पेक्टर झांग की आवाज ठंडी हो गई। अधिकार? वह बाइक सार्वजनिक जगह घेर कर खड़ी थी। मैं भी इस सोसाइटी का निवासी हूँ, इसलिए मुझे उसे हटाने का हक है और मैंने तो उसके लिए पैसे भी बनवा दिए। मैंने उसकी मदद की है। भीड़ में कई लोग हंस पड़े। ऐसी दलील उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इंस्पेक्टर झांग ने बहस करने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने अधिकारी ली से एक दस्तावेज लिया और उसके सामने खोल दिया। वांग जियानजुन, आंखें खोलकर देखो, यह बाइक मालिक जो हेंग की खरीद रसीद और मॉडिफिकेशन लिस्ट है। बाइक की मूल कीमत 2,30,000 रुपए और मॉडिफिकेशन पर 1,24,000 रुपए खर्च हुए हैं। कुल कीमत 3,54,000 रुपए है। हमारे कानून के अनुसार इतनी बड़ी रकम की चोरी पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इंस्पेक्टर झांग का हर शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर गिर रहा था। वांग जियानजुन की आंखें दस्तावेज पर जमी रह गईं। उसके चेहरे का घमंड और अकड़ पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं और मुंह खुला रह गया। गले से बस टूटी फूटी आवाज निकल रही थी, नहीं, यह असंभव है। एक मोटरसाइकिल की कीमत 3 लाख से ज्यादा कैसे हो सकती है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो, सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसकी पत्नी लिछुई हुआ घर के अंदर से भागी हुई बाहर आई। क्या हुआ? क्या बात है? लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर पुलिस और बाहर जमा पड़ोसियों की भीड़ देखी, उसके चेहरे का रंग
रंग भी उड़ गया। अधिकारी साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं। इंस्पेक्टर झांग ने उसे ठंडी नजर से देखा। गलतफहमी? तुम्हारे पति ने अपने पड़ोसी की 3,54,000 रुपए की बाइक 3,000 में बेच दी है, इसे तुम गलतफहमी कहती हो? ये सुनते ही ली छुई हुआ की आंखें फट गई। क्या 3,54,000? उसकी चीख पूरे गलियारे में गूंज उठी। उसी पल वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने गहरी सांस खींची। सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। पहले उनमें सहानुभूति थी, फिर हैरानी और अब सम्मान था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नीचे खड़ी वह मोटरसाइकिल एक घर की डाउन पेमेंट जितनी कीमत रखती है। वांग जियानजुन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगा। 3,54,000, 10 साल से ज्यादा की जेल, ये दो बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थीं और उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू किया। जल्दी बताओ, बाइक किसे बेची थी? जल्दी उसे वापस लाओ। 3 लाख से ज्यादा की रकम हम कहाँ से भरेंगे? वांग जियानजुन के होंठ कांप रहे थे, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बोलते ही अधिकारी ली आगे आए और सख्त आवाज में बोले, वांग जियानजुन, अभी और तुरंत हमें बताओ कि तुमने बाइक किसे बेची है और खरीदार कहाँ है? वांग जियानजुन की आंखों में पूरी तरह निराशा छा चुकी थी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और टूटे हुए शब्दों में बोला, मैंने कबाड़ खरीदने वाले को बेच दी थी। अब वो इंसान भी नहीं मिल रहा और पैसे भी मैंने जुआ खेलकर हार दिए। ये सुनते ही छुई हुआ जोर से रो पड़ी। वह जमीन पर बैठ गई और हाथ पैरों के सहारे घिसटते हुए मेरी ओर आई और मेरे पैंट पकड़ ली। श्याओ झो, नहीं मिस्टर झो, कृपया हमारे साथ दया करो और मेरे पति को छोड़ दो। वह बस एक बूढ़ा और समझदार न होने वाला इंसान है, उसे कुछ नहीं पता। उसकी चीखें बेहद दर्दनाक और टूटे हुए भावों से भरी थी। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी और अब उसमें पहले जैसा कोई घमंड नहीं बचा था। आस पास खड़े पड़ोसी इशारे कर करके बातें कर रहे थे। सच में 3,50,000? हे भगवान, इस बार तो वांग जियानजुन फंस गया। ये फंसना नहीं है, ये तो सीधा खुद को मशीन में डालने जैसा है। ठीक ही हुआ, हमेशा छोटे फायदे उठाता था, अब सजा मिल गई। मैं नीचे देखकर ली छुई हुआ को देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दया शायद थोड़ी हो, लेकिन दया के साथ अक्सर गलत कामों की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगर आज मेरी बाइक सिर्फ 3,000 की होती तो क्या वह लोग ऐसे ही रोते? नहीं, तब वे दोनों मिलकर मुझे ही गलत साबित करते और ऊपर से 1,500 रुपए भी खुशी खुशी रख लेते। मैंने हल्के से अपना पैर खींचा और उसके हाथ से खुद को छुड़ाया और शांत आवाज में कहा, ये बातें तुम अदालत में जाकर कहना। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहाँ मौजूद हर इंसान तक साफ पहुँच गई। ली छुई हुआ स्तब्ध रह गई और मुझे अविश्वास से देखने लगी। शायद उसने नहीं सोचा था कि मैं इतने हालात में भी इतना ठंडा रह सकता हूँ। इंस्पेक्टर झांग ने अधिकारी ली की तरफ इशारा किया और ली और एक अन्य पुलिसकर्मी आगे आए और वांग जियानजुन को दोनों तरफ से पकड़ लिया। वांग जियानजुन, तुम पर चोरी का आरोप है, अब तुम्हें कानून के तहत पूछताछ के लिए थाने ले जाया जाता है, उन्होंने कहा और ठंडी हथकड़ी उसकी कलाई पर लगा दी। हथकड़ी की क्लिक आवाज उसके पूरे जीवन के अहंकार का अंतिम फैसला जैसी लग रही थी। वांग जियानजुन पूरी तरह टूट गया। उसे लगभग घसीटे हुए ले जाया जा रहा था और वह बड़बड़ा रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये 3 लाख से ज्यादा कैसे हो सकती है? ली छुई हुआ आगे भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोक दिया। आप लोग उसे नहीं पकड़ सकते, वह बूढ़ा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इंस्पेक्टर झांग ने गंभीर आवाज में कहा। यह कानून का राज्य है, यहाँ उम्र का बहाना नहीं चलता। उसने अपराध किया है, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। अब रोना बंद करो और सबसे पहले उस खरीदार को ढूंढने की कोशिश करो और बाइक वापस लाओ। यही तुम्हारे पास सजा कम करने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद वह मेरी तरफ मुड़े और बोले, मिस्टर जो, आप भी हमारे साथ थाने चलकर बयान दीजिए। मैंने सिर हिलाया और हम सब लोगों की भीड़ के सामने नीचे उतर आए। नीचे पहले से ही पूरी सोसाइटी जमा थी। जैसे ही लोगों ने वांग जियानजुन को हथकड़ी में बाहर आते देखा, भीड़ में हलचल मच गई। मैं पीछे पीछे चल रहा था, मेरा चेहरा शांत था। मैंने लोगों की बातें सुनी। ये लड़का तो बहुत सख्त निकला, कोई रहम नहीं किया। सख्त क्या, अगर तुम्हारी 30 लाख की चीज होती तो तुम क्या करते? सही किया, ऐसे आदमी पर नरमी नहीं होनी चाहिए। मैं लगभग हंस ही पड़ा। सच में, जैसा बाप वैसा बेटा। उसके बाप ने 35 लाख की बाइक को 3,000 में बेच दिया और उसे लगता है कि 5,000 युआन देकर सब कुछ निपटा देगा। तुम्हें लगता है मेरी बाइक की कीमत सिर्फ 5,000 है? एक मोटरसाइकिल की आखिर कितनी कीमत होगी? 5,000 कम नहीं होते। वांग बिन की आवाज बेहद अधीर थी। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। यह एक खुली धमकी थी। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और हाँ, तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम्हारी ये कॉल कंप्लेनेंट को धमकाने और जुडिशियल फेयरनेस में बाधा डालने के दायरे में आती है और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। इतना कहकर मैंने सीधे फोन काट दिया। फोन के दूसरी तरफ वांग बिन का चेहरा शायद हरा गया होगा। मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्टेशन इंचार्ज झांग के सामने चला दी। झांग साहब का चेहरा तुरंत इतना गंभीर हो गया मानो उससे पानी टपकने लगे। बहुत बढ़िया, क्या परिवार है। बूढ़ा अज्ञान और बेखौफ, छोटा घमंडी और दबंग, ये लोग खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया और ठंडी आवाज में आदेश दिया, टेक्निकल टीम, अभी इसी नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। एक्शन टीम तैयार रहे। आज मैं पूरे परिवार को सीधा अंदर भेजूंगा। सीसीटीवी फुटेज जल्दी ही निकाल ली गई। झांग साहब के गुस्से की वजह से पुलिस स्टेशन की एफिशिएंसी अपने चरम पर पहुंच गई थी। कॉलोनी के गेट वाले कैमरे में कल दोपहर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। एक पुरानी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर एक तिरपाल से ढकी मोटरसाइकिल को लादे धीरे धीरे इलाके से बाहर निकल रही थी। हालांकि बाइक ढकी हुई थी, लेकिन उसका खास शेप और साइज साफ बता रहा था कि वह मेरी निंजा H2 थी। वही है। मैंने स्क्रीन पर घास की टोपी पहने आदमी की ओर इशारा किया। फुटेज जूम करो और उसका चेहरा साफ निकालो, झांग साहब ने आदेश दिया। टेक्निकल
टेक्निकल स्टाफ ने तुरंत काम शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसकी एक साफ साइड फेस फोटो प्रिंट कर दी गई। ये फोटो लेकर आसपास के स्क्रैप यार्ड और कम्युनिटीज में पूछताछ करो, मुझे यह आदमी चाहिए। पुलिसकर्मी तुरंत निकल पड़े। मैं स्टेशन में ही रुक गया और खबर का इंतजार करने लगा। इंतजार का समय बेहद कठिन था। मुझे नहीं पता था मेरी बाइक किस हालत में होगी। क्या उसे पूरी तरह खोलकर पार्ट्स में बदल दिया गया होगा या कहीं छिपा दिया गया होगा। मैं सबसे बुरे नतीजे के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। करीब 1 घंटे बाद झांग साहब के वॉकी टॉकी से आवाज आई, रिपोर्ट सर, आदमी मिल गया है शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े स्क्रैप रिसाइकलिंग फैक्ट्री में। बाइक? झांग साहब ने तुरंत पूछा। बाइक भी यही है, पूरी तरह सुरक्षित। जैसे ही मैंने पूरी तरह सुरक्षित सुना, मेरी तनी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी ताकत निकल गई हो और मैं कुर्सी से टिक गया। बहुत बढ़िया, मैंने लंबी सांस छोड़ी। झांग साहब के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मिस्टर जो, चलिए हम साथ चलकर देखते हैं। हम तुरंत गाड़ी से शहर के बाहरी इलाके वाले स्क्रैप साइकिलिंग फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क पर लगभग 15 मिनट तक झटके खाने के बाद हम वहां पहुंचे। सामने का दृश्य काफी विशाल था। पुरानी धातु, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड के ढेर छोटे छोटे पहाड़ों जैसे लगे हुए थे। हवा में जंग और इंजन ऑयल की मिली जुली अजीब सी गंध फैली हुई थी। मेरी निंजा H2 वहां ऐसे खड़ी थी जैसे कोई राजकुमार गलती से झुग्गी बस्ती में पहुंच गया हो। एक बड़े टिन शेड के नीचे मेरी बाइक को और भी बड़े वाटरप्रूफ कवर से ढका गया था। कुछ पुलिसकर्मी उसके पास पहरा दे रहे थे और लियू नाम का स्क्रैप डीलर जमीन पर बैठा उदास चेहरे के साथ पूछताछ झेल रहा था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और एक झटके में कवर हटा दिया। वही परिचित कवासाकी ग्रीन रंग फिर से मेरी आंखों के सामने था। बाइक थोड़ी गंदी हो गई थी, उस पर धूल जमी हुई थी। बाएं साइड मिरर पर हल्की सी खरोंच थी। इसके अलावा सब कुछ ठीक था। ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स, ओलिन सस्पेंशन और अक्रापोविच एग्जॉस्ट सब अपनी जगह मौजूद थे। मैंने हाथ बढ़ाकर बाइक की ठंडी बॉडी को हल्के से छुआ। दिल में अनगिनत भाव उमड़ पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। ऑफिसर ली उस समय बॉस लियू का बयान लिख रहे थे। बताओ क्या हुआ था? लियू रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, ऑफिसर मैं बेगुनाह हूँ। उस वांग नाम के आदमी ने कसम खाकर कहा था कि यह उसके बेटे की बेकार पड़ी टूटी फूटी बाइक है जो जगह घेर रही है और वह इसे हटवाना चाहता है। मुझे बाइक अच्छी लगी तो मैंने एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा 3000 युआन दो और अभी ले जाओ। मुझे भी शक हुआ था, ये बाइक किसी भी तरह कबाड़ नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा मुफ्त का मौका है, छोड़ना बेवकूफी होगी, इसलिए मैंने उसे 3000 दिए और बाइक ले आया। ऑफिसर ली ने ठंडी आवाज में कहा, यह साफ साफ स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदने का मामला है। तुम जानते थे कि सामान की ओरिजिन संदिग्ध है, फिर भी सस्ते में खरीद लिया। लियू ने जल्दी से सफाई दी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बाइक लाने के बाद मुझे भी लगने लगा कुछ गड़बड़ है। ये बाइक बहुत नई थी, इसके पार्ट्स में पहचान भी नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था कि ये बेहद महंगे हैं। मैं एक स्क्रैप कलेक्टर हूँ, ऐसी चीज खोलने की हिम्मत कैसे करता। मैंने बस सोचा था पहले इसे छिपा देता हूँ, फिर मामला शांत होने पर किसी बाइक एक्सपर्ट से पूछूंगा और अच्छी कीमत पर बेचने की कोशिश करूंगा। मैं कसम खाता हूँ मैंने इंजन तक स्टार्ट नहीं किया। उसकी बातों ने दूसरी तरफ से मेरी बाइक की वैल्यू साबित कर दी। एक स्क्रैप कलेक्टर तक समझ गया था कि यह कोई साधारण बाइक नहीं है। सिर्फ वांग जियानजुन जैसा अज्ञानी और घमंडी इंसान ही इसे कबाड़ समझ सकता था। झांग साहब मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर जो, हमने अपना वादा निभा दिया, आपकी बाइक वापस मिल गई। धन्यवाद झांग साहब, और सभी ऑफिसर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया। यह तो हमारा कर्तव्य है, झांग साहब ने कहा। अब यह बाइक केस से जुड़ा सबूत है, इसलिए फिलहाल हमारी कस्टडी में रहेगी। जब केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी तब इसे आपको वापस सौंप दिया जाएगा। मैंने समझदारी से सिर हिलाया। इसके अलावा नुकसान सिर्फ खरोंच तक सीमित नहीं है। यह एक लिमिटेड एडिशन बाइक है। किसी भी गैर आधिकारिक तरीके से इसे हिलाने या स्टोर करने से इसकी पेंट सरफेस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और परफॉर्मेंस पर संभावित असर पड़ सकता है। इन सबकी प्रोफेशनल इंस्पेक्शन और असेसमेंट होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर झांग साहब एक पल के लिए चौंके, फिर सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, हम तुम्हारी राय पूरी तरह अप्रेजल एजेंसी तक पहुंचाएंगे। अब मामला लगभग खत्म हो चुका था। चोरी का सामान भी मिल गया था और आरोपी भी पकड़ लिए गए थे। वांग जियानजुन पर चोरी का आरोप लगभग तय हो चुका था। जहां तक बॉस लियू की बात ही, वह चोरी का सामान खरीदने के अपराध से नहीं बच सकता था, लेकिन क्योंकि उसने पूरा सहयोग किया था और बाइक भी सुरक्षित थी, इसलिए संभवतः उसे हल्की सजा मिलेगी। इसी दौरान दूसरी टीम के पुलिसकर्मियों से भी खबर आई। वांग जियानजुन का बेटा वांग बिन उसकी अपनी कंपनी में मिल गया था और उसे भी पुलिस स्टेशन लाया जा चुका था। झांग साहब ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जो, आज स्टेशन में काफी हलचल होने वाली है, चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि उस लड़के के पास अब क्या कहने को बचा है। हम स्टेशन लौटे। अंदर प्रवेश करते ही मैंने देखा कि एक सूट पहना हुआ, बालों में चमकदार तेल लगाए एक युवा आदमी इंतजार वाली कुर्सी पर अधीरता से बैठा हुआ था। वह वांग बिन था। उसके बगल में ली छुई हुआ रोते हुए उससे कुछ कह रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तुरंत खड़ा हुआ और तेजी से मेरी तरफ आया। तुम ही जो हेंग हो? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, 1 लाख युआन लेकर मामला खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हें इस शहर में जीना मुश्किल कर दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे हंसी आ गई। उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि स्थिति क्या है, या फिर यूं कहें कि अपनी पूरी जिंदगी में वह पैसे और रुतबे से हर समस्या हल करता आया था। उसे लगता था कि 1 लाख युआन और एक धमकी मुझे झुका देगी। तुम वांग बिन हो सही, मैंने शांत स्वर में कहा। बोलने से पहले मैं तुम्हें 2 कानूनी बातें समझने की सलाह दूंगा। पहली, विशेष रूप से बड़ी राशि वाली चोरी किसे कहते हैं। दूसरी, क्रिमिनल केस में पब्लिक प्रोसिक्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है। क्रिमिनल केस ऐसा मामला नहीं है जिसे तुम चाहो तो निजी समझौते से खत्म कर दो। मेरी बात
सुनकर वांग बिन का चेहरा सख्त हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे कानून की बात करूंगा। तुम मुझे ये सब मत सिखाओ, तुम्हें बस ज्यादा पैसे चाहिए, इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? 2 लाख युआन, ये मेरी आखिरी सीमा है। अगर अब भी नहीं माने तो मुझे कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तभी पीछे से झांग साहब आ गए। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। वांग बिन, उनकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी लेकिन अधिकार से भरी हुई थी। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारी कंपनी नहीं। यहाँ शिकायतकर्ता को धमकाने की हिम्मत तुम्हें किसने दी? झांग साहब के कंधे पर लगे पुलिस रैंक को देकर वांग बिन की अकड़ तुरंत आधी रह गई। मैंने उन्हें धमकाया नहीं, मैं तो बस समझौता करना चाहता था। समझौता? झांग साहब ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने 35 लाख युआन की चीज चुराई और तुम 2 लाख युआन देकर समझौता करना चाहते हो। काफी समझदार हिसाब लगाते हो। और फोन पर मिस्टर जो को धमकाने वाली रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। जुडिशियल फेयरनेस में बाधा डालने और मलिशियस डेफेमेशन का एक और आरोप जोड़ लो। लगता है तुम अपने पिता का साथ देने जेल जाना चाहते हो। झांग साहब की हर बात वांग बिन के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। आखिरकार उसे समझ में आया कि यह कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं थी जैसी वह पहले संभालता आया था। उसके बगल में बैठी ली छुई हुआ तो डर के मारे रोना भी भूल चुकी थी और सिर्फ कांप रही थी। ऑफिसर, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। वांग बिन का स्वर अचानक नरम हो गया। उसने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश की जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। मैं अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ, मुझे पूरी बात पता नहीं थी। गुस्से में गलती हो गई, कृपया बुरा मत मानिए। मेरे पिताजी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस उम्र के कारण उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। लेकिन झांग साहब उसकी बातों में आने वाले नहीं थे। जानबूझकर किया या नहीं इसका फैसला कानून करेगा। अभी वांग जियानजुन पर चोरी का आरोप है, लियू पर चोरी का सामान खरीदने का और तुम पर जुडिशियल फेयरनेस में बाधा डालने का। तुम सबकी जांच होगी। ऑफिसर ली, इन माँ बेटे को पूछताछ कक्ष में ले जाइए और अलग अलग पूछताछ कीजिए। ऑफिसर ली आगे बढ़े और उन्हें चलने का इशारा किया। वांग बिन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने मदद की उम्मीद में मेरी तरफ देखा लेकिन मैंने केवल ऐसा भाव दिया मानो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर पहले समझदारी दिखाई होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। जब उन्हें ले जाया गया तो ऑफिस आखिरकार शांत हो गया। झांग साहब ने मुझे एक गिलास पानी दिया। मिस्टर जो, आपको यह तमाशा देखना पड़ा। कोई बात नहीं, दुनिया बड़ी है और हर तरह के लोग होते हैं। झांग साहब ने आह भरी। सच है, यह परिवार जरूरत से ज्यादा बिगड़ चुका है। मैंने अभी अभी वांग बिन की जांच करवाई है। उसकी खुद की एक छोटी कंपनी है और बाहर भी वह हमेशा दबंगई करता फिरता है। उसे लगता है कि पैसा हर समस्या हल कर सकता है। इस बार उसे लॉ बेस्ड सोसाइटी की अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसके बाद सब कुछ तय प्रक्रिया के अनुसार चलता गया। वांग जियानजुन ने चोरी के अपराध को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। बॉस लियू ने भी माना कि उसने लालच में आकर संदिग्ध स्रोत वाली बाइक सस्ते में खरीद ली थी। वांग बिन और ली छुई हुआ भी रिकॉर्डिंग और कानून के दबाव के सामने सारी सच्चाई बताने पर मजबूर हो गए। क्योंकि सबूतों की चेन पूरी थी और तथ्य स्पष्ट थे, इसलिए मामला जल्द ही प्रोसिक्यूटर ऑफिस को भेज दिया गया। उधर मैंने भी एक वकील नियुक्त कर लिया जो सिविल कॉम्पेंसेशन लॉ सूट संभालने वाला था। मेरी मांग बहुत सीधी थी। पहली, वांग जियानजुन की क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो और किसी भी हालत में उसे माफी न मिले। दूसरी, वह मेरी सारी आर्थिक हानि की भरपाई करे। इसमें बाइक की डिप्रिशिएशन कॉस्ट, प्रोफेशनल इंस्पेक्शन और रिपेयर फीस, साथ ही बाइक चोरी होने के दौरान मेरे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी शामिल थे। वकील ने मेरे सारे बिल्स और सबूतों की जांच के बाद अनुमान लगाया कि कॉम्पेंसेशन कम से कम 40 लाख युआन होगा, उससे कम नहीं। जब यह खबर वांग बिन तक पहुंची तो सुना गया कि उसने गुस्से में घर का एक एंटीक वेस तोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में मैं पूरी कॉलोनी का मशहूर व्यक्ति बन गया। लोग मुझे सम्मान और डर के मिश्रण वाली नजरों से देखने लगे। अब कोई भी मेरे घर के सामने गलत तरीके से गाड़ी पार करने या सीढ़ियों में कचरा फेंकने की हिम्मत नहीं करता था। पूरी कॉलोनी का माहौल जैसे अचानक सुधर गया था। दूसरी तरफ वांग जियानजुन का परिवार सबकी नजरों में गिर चुका था। वे तरह तरह के तरीके अपनाने लगे। पहले रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए मुझसे सिफारिश करवाने की कोशिश की लेकिन मैं किसी से नहीं मिला। बाद में वांग बिन ने पैसे से मामला खत्म करने की कोशिश की। उसने कॉम्पेंसेशन की रकम 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख और फिर 35 लाख कर दी। लेकिन मैंने अपने वकील से हर बार साफ इनकार करवा दिया। ये पैसे का मामला नहीं था बल्कि सिद्धांत का था। कुछ लोगों को एक बार इतनी जोर से चोट पहुंचानी पड़ती है कि वे जिंदगी भर सम्मान करना सीख जाएं। जब उन्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो ली छुई हुआ हर किसी के सामने रो रो कर कहने लगी कि मैं निर्दयी हूँ और उनके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे बुजुर्ग जो सच्चाई नहीं जानते थे या हमेशा बीच बचाव करना चाहते थे, वे भी मेरी आलोचना करने लगे। मॉरल किडनैपिंग हमेशा कुछ लोगों का सबसे सस्ता हथियार होता है, लेकिन मैंने किसी से बहस नहीं की। मैंने चुपचाप एक दस्तावेज प्रिंट किया और बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। वह प्रोसिक्यूटर ऑफिस द्वारा जारी किया गया वांग जियानजुन का अरेस्ट अप्रूवल नोटिस था। उसके नीचे मैंने अपने हाथ से एक पंक्ति लिखी थी, अज्ञानता अपराध से बचने का बहाना नहीं है, कानून के सामने सभी बराबर हैं। नोटिस बोर्ड के सामने मेरी वह घोषणा। उस अरेस्ट अप्रूवल नोटिस की फोटोकॉपी किसी भी बहस या सफाई से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई। जो पड़ोसी पहले मुझे बड़ा दिल रखने और माफ कर देने की सलाह दे रहे थे, अब वे मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते थे। उनकी नजरों में सम्मान के साथ साथ एक हल्का सा डर भी था। वे मुझसे नहीं डरते थे बल्कि उस तरीके से डरते थे जिसमें मैं आम लोगों की तरह व्यवहार नहीं करता था, लेकिन फिर भी पूरी तरह कानून और डर के दायरे में रहता था। ली छुई हुआ का रोना धोना भी बंद हो गया। वह अब बिल्डिंग के नीचे बैठकर खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि नोटिस बोर्ड के सामने से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता था। लेकिन मैं जानता था
कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। वांग परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, खासकर वांग बिन। वह ऐसा इंसान था जो हमेशा पैसे और ताकत से समस्याएं हल करता आया था। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद उसने एक बार भी मुझसे संपर्क नहीं किया। ये बिल्कुल असामान्य था। उसके स्वभाव के हिसाब से या तो वह बुरी तरह बौखला चुका होता या फिर किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहा होता। मैंने लापरवाही नहीं की। मैंने अपने वकील को फोन किया और वांग बिन को लेकर अपनी चिंता बताई। वकील ने मुझे सावधान रहने, अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखने और हर गतिविधि पर नजर रखने की सलाह दी। साथ ही उसने बताया कि क्रिमिनल केस अब प्रोसिक्यूटर ऑफिस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन प्रोसेस में प्रवेश कर चुका है। वांग जियानजुन की जेल की सजा लगभग तय मानी जा रही थी। हमारी सिविल लॉ सूट भी आधिकारिक रूप से दाखिल की जा चुकी थी और अब सिर्फ सुनवाई का इंतजार था। ऊपर से देखने पर सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। सोमवार को मैं हमेशा की तरह ऑफिस काम पर गया। मैं जिस कंपनी में काम करता था वह एक मध्यम आकार की इंटरनेट एंटरप्राइज थी जो एंटरप्राइज सर्विसेज का काम करती थी। मैं वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर था। न बहुत बड़ा पद और न बहुत छोटा। काम काफी रहता था, लेकिन नौकरी सम्मानजनक थी। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे माहौल कुछ अजीब लगा। सहकर्मी मुझे देकर नजरें चुरा रहे थे। कुछ लोग जो आमतौर पर मेरे काफी करीबी थे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मेरे दिल में अचानक एक झटका सा लगा। लगता है आखिरकार वह चाल चल दी गई थी। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा और कंप्यूटर चालू ही किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी मेरे पास आया। जो हैंग, मिस्टर चेन आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मिस्टर चेन हमारी कंपनी के मालिक थे। 40 साल से ऊपर उम्र, तेज दिमाग और बेहद सक्षम व्यक्ति। वह आमतौर पर मेरे जैसे स्तर के कर्मचारियों को सीधे अपने ऑफिस नहीं बुलाते थे। लगता है वांग बिन के हाथ अब कंपनी तक पहुंच चुके थे। मैंने गहरी सांस ली, अपने कपड़े ठीक किए और जनरल मैनेजर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ था। मिस्टर चेन अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। ये समझना मुश्किल था कि वह खुश हैं या नाराज। मिस्टर चेन, आपने बुलाया? मैंने पूछा। बैठो। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। मैं बैठ गया और अपनी कमर सीधी रखी। मैंने खुद से कोई सफाई देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे आने से पहले वांग बिन अपनी तरफ की कहानी में खूब मिर्च मसाला लगाकर उन्हें सब कुछ बता चुका होगा। अब देखना यह था कि मिस्टर चेन किसकी बात पर भरोसा करते हैं। करीब आधा मिनट खामोशी रही। फिर आखिरकार मिस्टर चेन बोले, जो हैंग, आज मुझे एक फोन आया था दिंगशेंग ग्रुप के वांग बिन का। दिंगशेंग ग्रुप वांग बिन की कंपनी का नाम था। नाम सुनने में बड़ा लगा था, लेकिन असल में वह एक छोटी सप्लाई चेन कंपनी ही थी। हालांकि हाल ही में वे हमारी कंपनी के साथ एक कोऑपरेशन प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे थे। अगर वह डील हो जाती तो हमारी कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता था। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। मिस्टर चेन की नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं, जैसे वह मेरी प्रतिक्रिया पढ़ना चाहते हो। उसका कहना है कि तुम एक बुजुर्ग पड़ोसी को जेल भिजवाने पर तुले हुए हो। उसने यह भी कहा कि तुम ब्लैकमेल कर रहे हो और 40 लाख युआन का कॉम्पेंसेशन मांग रहे हो। उसका दावा है कि तुम्हारा कैरेक्टर प्रॉब्लमैटिक है और तुम्हें कंपनी में रखना हमारे लिए रिस्क हो सकता है। उन्होंने वांग बिन की बातों को शांत स्वर में दोहराया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि इस शांति के पीछे एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति की गहरी जांच छिपी हुई थी। शायद मेरी नौकरी का भविष्य इसी बातचीत पर निर्भर था। मैंने तुरंत विरोध नहीं किया। जब वह बोल चुके तब मैंने धीरे से कहा, मिस्टर चेन, क्या उसने आपको बताया कि मेरे उस पड़ोसी ने मेरे साथ क्या किया था? मिस्टर चेन ने सिर हिलाया। नहीं, उसने बस इतना कहा कि यह एक मामूली पड़ोसी विवाद था। मैं मुस्कुरा दिया। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है जिसे मैंने 35 लाख युआन में खरीदा था। मेरे पड़ोसी ने मेरी गैर मौजूदगी में उसे कबाड़ समझकर सिर्फ 3000 युआन में बेच दिया। फिर उसने मुझे फोन करके कहा कि वह मुझे 1500 युआन हिस्सा देने को तैयार है। उसके बाद उसका बेटा यानी वांग बिन मुझे फोन पर धमकाने लगा कि मैं 5 लाख युआन लेकर मामला खत्म कर दूं। जब मैंने मना कर दिया तो वह पुलिस स्टेशन तक आ गया और पुलिस वालों के सामने मुझे धमकाने लगा कि वह मुझे इस शहर में जीने नहीं देगा। क्या उसने आपको ये सब बताया? मेरी हर बात के साथ मिस्टर चेन की भौहें और सिकुड़ती गईं। जब मैं बोल चुका तो उनका चेहरा काफी गंभीर हो चुका था। मैंने अपना ब्रीफकेस खोला और वही दस्तावेज निकाले जो पहले पुलिस को दिए थे। बाइक की परचेस इनवॉइस, मॉडिफिकेशन लिस्ट और इंपोर्ट कस्टम्स डिक्लेरेशन। मैंने उन्हें धीरे से उनकी मेज पर रख दिया। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और एक रिकॉर्डिंग चला दी। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। वांग बिन की घमंडी आवाज शांत ऑफिस में बेहद कर्कश लग रही थी। अब मिस्टर चेन के चेहरे को सिर्फ खराब नहीं कहा जा सकता था, वह पूरी तरह सख्त और गंभीर हो चुका था। उन्होंने मेज पर रखे दस्तावेज तेजी से पलटने शुरू किए। जब उनकी नजर उन महंगे मॉडिफिकेशन पार्ट्स की सूची पर गई तो उनकी आंखों में हैरानी की झलक दिखी। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद उन्होंने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी नजरें बदल चुकी थीं। जो हैंग, तो तुम भी एक एंथुसियास्ट हो? मैं एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर समझ गया। मिस्टर चेन, क्या आपको भी गाड़ियों का शौक है? मिस्टर चेन मुस्कुराए। वह उठकर ऑफिस के एक कोने में रखी अलमारी तक गए और उसका दरवाजा खोला। अंदर फाइलें नहीं बल्कि कई शानदार कार मॉडल्स रखे हुए थे। उनमें से एक पोर्श 911 GT3 का मॉडल भी था। जब मैं जवान था तब मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक था। बाद में उम्र बढ़ी और समय कम हो गया। अब बस यही मॉडल्स बची हुई यादें हैं। उन्होंने पोर्श मॉडल उठाया और हल्के से उसकी धूल साफ की। ब्रेम्बो ब्रेक्स, ऑल इन सस्पेंशन, इन चीजों के पीछे दो तरह के लोग पागल होते हैं, या तो बिना सोचे समझे दिखावा करने वाले, या फिर वे लोग जिन्हें मशीनों और परफॉर्मेंस से सच्चा प्यार होता है। मुझे लगा है तुम दूसरी श्रेणी में आते हो। ये कहते हुए वह मेरी ओर मुड़े। तुमने इस मामले को बहुत अच्छी तरह संभाला। मूर्खता और घमंड का सामना हमेशा सबसे शांत और सबसे तेज हथियार से करना चाहिए, ताकि सामने वाले को जिंदगी भर याद रहने वाला सबक
सबक मिले। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे प्रिंसिपल वाले, रूल्स मानने वाले और लॉजिकल सोच रखने वाले कर्मचारियों की जरूरत है, न कि वांग बिन जैसे घमंडी और कानून को न मानने वाले बेवकूफों की। मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया। मैंने सही अंदाजा लगाया था। मिस्टर चेन ऐसे इंसान थे जो खुद सोचते थे और तथ्यों के आधार पर फैसला लेते थे। जहां तक दिंगशेंग ग्रुप के साथ कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की बात है, मिस्टर चेन वापस अपनी कुर्सी पर बैठे। उन्होंने मेज पर रखा फोन उठाया और इंटरनल लाइन मिलाई। दिंगशेंग ग्रुप के साथ चल रही कोऑपरेशन नेगोशिएशन तुरंत समाप्त की जाती है। कारण यह है कि मैं ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकता जो बिजनेस कोऑपरेशन का इस्तेमाल हमारी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करने और हमारे कर्मचारियों को धमकाने के लिए करती हो। मुझे डर है कि भविष्य में वे हमारी कंपनी को भी इसी तरह दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फोन रख दिया और मेरी तरफ देखकर संतोष भरी मुस्कान दी। जो हैंग, तुम्हारी वजह से मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई। तुमने समय रहते कंपनी के लिए एक बड़ा खतरा भी टाल दिया। जब मैं उनके ऑफिस से बाहर निकला तो मुझे लगा जैसे बाहर की धूप भी पहले से ज्यादा चमकदार हो गई हो। रास्ते में कुछ सहकर्मी मिले। उनके चेहरों पर पहले जो चिंता और सहानुभूति थी वह अब जिज्ञासा और सम्मान में बदल चुकी थी। स्पष्ट था कि दिंगशेंग ग्रुप के साथ डील कैंसिल होने की खबर कंपनी में फैल चुकी थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। मुझे पता था कि वांग बिन की मेरी करियर में रुकावट डालने की कोशिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। सिर्फ नाकाम ही नहीं, उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उस जैसी छोटी कंपनी के लिए हमारी कंपनी एक बहुत महत्वपूर्ण पोटेंशियल क्लाइंट थी। यह कॉन्ट्रैक्ट होना उसके लिए निश्चित रूप से भारी नुकसान था। उसी शाम मेरे वकील का फोन आया। मिस्टर जो, आपको एक अच्छी खबर दूं, आपकी बाइक की डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट आ गई है और नतीजे हमारी उम्मीद से भी बेहतर हैं। उनकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा था। कैसे? मैंने पूछा। असेसमेंट एजेंसी ने बहुत प्रोफेशनल काम किया है। उन्होंने सिर्फ साइड मिरर की स्क्रैच रिपेयर कॉस्ट का ही आकलन नहीं किया, बल्कि हमारे उस तर्क को भी स्वीकार किया है कि लिमिटेड एडिशन व्हीकल को गैर आधिकारिक तरीके से हिलाने और स्टोर करने से संभावित नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइक को गैर पेशेवर लोगों द्वारा गैर पेशेवर उपकरणों से ट्रांसपोर्ट किया गया और खराब माहौल में रखा गया, जिससे उसकी पेंट सरफेस पर कई सूक्ष्म स्क्रैचेस आई हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। साथ ही उसके प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में नमी और धूल जमा होने का भी जोखिम पैदा हुआ है। रिपोर्ट में पूरे वाहन की हाईएस्ट स्टैंडर्ड डीप क्लीनिंग, मेंटेनेंस और सिस्टम इंस्पेक्शन की सिफारिश की गई है। इन सभी खर्चों को जोड़ने पर डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस 48,000 युआन आंका गया है। उन्होंने थोड़ी देर रुकर आगे कहा, और यह तो सिर्फ शुरुआत है, इसमें वह हिडन लॉस शामिल नहीं है जो बाइक की चोरी की घटना के कारण सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू में कमी के रूप में हुआ है। इस पर भी एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दिया है और अनुमान लगाया है कि बाइक की कीमत में 10% से 15% तक की गिरावट आई है। यानी सिर्फ वाहन के नुकसान के आधार पर ही हम कम से कम 80,000 युआन से अधिक कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। मैं उनकी बात सुनते हुए मन ही मन उनकी प्रोफेशनलिज्म की और भी ज्यादा इज्जत करने लगा। वास्तव में प्रोफेशनल काम हमेशा प्रोफेशनल्स को ही सौंपना चाहिए, लेकिन वकील अभी रुके नहीं। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह रिपोर्ट क्रिमिनल केस की सेंटेंसिंग बेसिस के रूप में प्रोसिक्यूटर ऑफिस को भेजी जाएगी। पहले क्योंकि बाइक बरामद हो गई थी, इसीलिए कोर्ट सजा तय करते समय कुछ नरमी बरत सकता था, लेकिन अब जब यह साबित हो गया है कि इस घटना ने गंभीर परिणाम पैदा किए हैं, तो वांग जियानजुन का अपराध और मजबूत हो गया है। मुझे लगता है कि 10 साल से ज्यादा की सजा से वह बच नहीं पाएगा। फोन कटने के बाद मेरे मन में मिश्रित भावनाएं थीं। मैं कोई क्रूर इंसान नहीं था और न ही किसी को बर्बाद करने में मुझे आनंद आता था, लेकिन जिस क्षण वांग जियानजुन ने मेरी बाइक बेच दी थी, उसी क्षण उसने अपने लिए सबसे गंभीर परिणाम तय कर लिए थे। अज्ञानता और मूर्खता कभी भी अपराध से बचने का बहाना नहीं बन सकती। अगले कुछ दिनों तक वांग बिन पूरी तरह गायब रहा। मुझे खबर मिली कि दिंगशेंग ग्रुप की कैश फ्लो चेन में कुछ समस्याएं आने लगी हैं। मिस्टर चेन अपने बिजनेस सर्कल में काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे। उन्होंने खुलकर कह दिया था कि वांग बिन का कैरेक्टर खराब है और उसके काम करने का कोई बॉटम लाइन नहीं है। नतीजतन कई कंपनियां जो पहले उसके साथ काम करने पर विचार कर रही थीं, अब रिस्क असेसमेंट दोबारा करने लगी थीं। बटरफ्लाई इफेक्ट धीरे धीरे सामने आने लगा था। शायद वांग बिन इस समय इतनी समस्याओं में घिर चुका था कि मेरे पीछे पड़ने का समय ही नहीं बचा था। उधर ली छुई हुआ ने भी मानो किस्मत के आगे हार मान ली थी। वह न तो फिर कभी दिखाई दी और न ही किसी को सिफारिश के लिए भेजा। दुनिया का नियम ही यही है, जब आप पर्याप्त दृढ़ता और सिद्धांत दिखाते हैं तो परेशान करने वाले लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। सिविल लॉ सूट की सुनवाई 1 महीने बाद तय हुई, जबकि वांग जियानजुन का क्रिमिनल ट्रायल उससे पहले शुरू हो गया। सुनवाई वाले दिन मैं विक्टिम के रूप में कोर्ट में मौजूद था। वहाँ मैंने एक बार फिर वांग जियानजुन को देखा। सिर्फ 1 महीने के भीतर वह जैसे 10 साल बूढ़ा हो गया था। उसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे, पीठ झुक गई थी और उसकी आंखों में डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। जब प्रोसिक्यूटर ने इंडाइटमेंट पढ़ना शुरू किया और विस्तार से बताया कि उसने मेरी मोटरसाइकिल को कैसे अवैध रूप से बेचा और कैसे उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया, तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जब मेरे वकील ने 35 लाख युआन की परचेस इनवॉइस और लगभग 50,000 युआन की डैमेज रिपोर्ट सबूत के रूप में पेश की, तो कोर्ट रूम में बैठे लोगों ने हैरानी से सांस खींच ली। वांग जियानजुन का डिफेंस लॉयर यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास चोरी करने की सब्जेक्टिव इंटेंट नहीं थी और यह सिर्फ
सिर्फ अज्ञानता में हुई गलती थी, लेकिन लोहे जैसे मजबूत सबूतों के सामने ये दलीलें बेहद कमजोर लग रही थीं। फिर जज ने पूछा, प्रतिवादी, क्या आपको अपने किए पर पछतावा है? वांग जियानजुन ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी धुंधली आंखें कांप रही थीं। मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था। मुझे आपकी बाइक को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मुझे थोड़े से पैसे के लालच में नहीं पड़ना चाहिए था। उसकी आवाज भर्रा गई थी। ये पहली बार था जब मैंने उसके चेहरे पर सच्चा पछतावा देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट कोई सब्जी मंडी नहीं होती और न्याय कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस पर मोल भाव किया जा सके। फाइनल स्टेटमेंट के समय मैंने बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे लगा अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तथ्य खुद सब कुछ बता चुके थे। फिर जज ने फैसला सुनाया। प्रतिवादी वांग जियानजुन चोरी के अपराध का दोषी पाया जाता है। अपराध की राशि अत्यंत बड़ी है और इसके गंभीर परिणाम हुए हैं। तथ्य स्पष्ट हैं और सबूत पर्याप्त हैं। अपराध की परिस्थितियों तथा पश्चाताप को ध्यान में रखते हुए उसे 11 वर्ष के फिक्स टर्म इम्प्रिजनमेंट, 3 वर्ष के पॉलिटिकल राइट्स डिप्रीवेशन और 50,000 युआन के फाइन की सजा दी जाती है। फैसला सुनते ही वांग जियानजुन की आंखें पलट गईं और वह सीधे प्रतिवादी की सीट पर ढह गया। दर्शक दीर्घा के कोने से ली छुई हुआ की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं शांतिपूर्वक खड़ा हुआ, पीछे मुड़कर नहीं देखा और कोर्ट रूम से बाहर निकल गया। बाहर आसमान बेहद नीला था। मैं जानता था कि वांग जियानजुन का फैसला अब समाप्त हो चुका है, लेकिन वांग बिन और उसके पूरे परिवार की असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। सिविल कॉम्पेंसेशन के 40 लाख युआन अभी भी उनके सिर पर बाकी थे। फैसले के बाद वांग परिवार की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। 11 साल की जेल किसी 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए क्या मायने रखती है, यह बताने की जरूरत नहीं थी। सुना कि ली छुई हुआ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और आधे महीने से ज्यादा अस्पताल में रही। उधर वांग बिन के सामने और भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसके पिता पर 50,000 युआन का फाइन लगाया गया था और मेरी 400,000 युआन की सिविल कॉम्पेंसेशन केस भी समय पर सुनवाई के लिए पहुंच गई। कोर्ट में वांग बिन के वकील ने कॉम्पेंसेशन अमाउंट कम करवाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने वाहन को नुकसान पहुंचने की बात तो मानी, लेकिन कॉम्पेंसेशन की रकम पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि खासकर सेकंड हैंड मार्केट वैल्यू रिडक्शन वाला हिस्सा केवल अनुमान है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। लेकिन मेरे वकील बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने एक नया सबूत पेश किया। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूज्ड व्हीकल असेसमेंट एजेंसी द्वारा जारी की गई प्रोफेशनल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था कि मेरी लिमिटेड एडिशन निंजा H2 को चोरी किए जाने और लंबे समय तक खराब वातावरण में रखने के कारण उसकी कलेक्शन वैल्यू और मार्केट सर्कुलेशन वैल्यू को स्थायी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि उसकी वैल्यू लॉस लगभग 80,000 से 120,000 युआन के बीच है। हमने बीच का आंकड़ा लेते हुए 100,000 युआन का दावा किया। ये रिपोर्ट किसी भारी मुक्के की तरह साबित हुई, जिसने विपक्षी वकील की बची खुची उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। अंततः कोर्ट ने लगभग पूरी तरह मेरे दावों का समर्थन किया और फैसला सुनाया कि वांग जियानजुन और उसके परिवार को मेरी सभी आर्थिक हानियों की भरपाई करनी होगी। कुल कॉम्पेंसेशन अमाउंट 336,000 युआन तय की गई। पहले से लगाए गए 50,000 युआन के क्रिमिनल फाइन को जोड़ दिया जाए तो वांग परिवार को कुल मिलाकर 430,000 युआन से ज्यादा की रकम चुकानी थी। एक साधारण नौकरी पेशा परिवार के लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी और वांग बिन के लिए तो यह ऐसा झटका था जिससे उबरना आसान नहीं था। फैसला आने के अगले ही दिन से उसने अपनी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी। उनका वह पुराना घर जिसमें वे 20 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे, बिक्री के लिए बाजार में डाल दिया गया। ली छुई हुआ के गहने, उसकी BMW कार और यहाँ तक कि उसकी कंपनी के महंगे ऑफिस इक्विपमेंट तक सेकंड हैंड वेबसाइट पर बेचने के लिए डाल दिए गए। फिर भी इतनी बड़ी रकम जुटाने में उसकी कमर टूट गई। दिंगशेंग ग्रुप पहले ही हमारी कंपनी का ऑर्डर खोने के बाद मुश्किल में था। अब मालिक खुद मुकदमों में घिरा हुआ था और कंपनी की पूंजी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। जल्द ही कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसका संचालन मुश्किल हो गया। जब दीवार गिरती है तो हर कोई धक्का देने आ जाता है। जिन कंपेटिटर्स को उसने पहले परेशान किया था और जिन सप्लायर्स के पैसे उसने रोक रखे थे, वे सभी एक एक करके उसके पीछे पड़ गए। 2 महीने भी नहीं बीते थे कि दिंगशेंग ग्रुप ने आधिकारिक रूप से बैंक्रप्सी लिक्विडेशन की घोषणा कर दी। जो वांग बिन कभी सबकी नजरों में सफल प्रेसिडेंट वांग था, वह अब लोगों की नजरों में एक बदनाम डिफॉल्टर बन चुका था। इस दौरान उसने एक बार अपने वकील के माध्यम से मुझसे संपर्क किया। उसने अनुरोध किया कि मैं उसे कुछ अतिरिक्त समय दे दूं ताकि वह कॉम्पेंसेशन अमाउंट किस्तों में चुका सके। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। मैंने कहा कि उसे एक पब्लिक अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा जिसमें वह पूरी सच्चाई बताए। उसके पिता की लालच और अज्ञानता, उसकी अपनी घमंड भरी हरकतें, मुझे धमकाने की कोशिश और जुडिशियल फेयरनेस में हस्तक्षेप करने के प्रयास, सब कुछ बिना छिपाए विस्तार से लिखना होगा और फिर उस माफीनामे को कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पर पूरे 1 महीने तक लगाकर रखना होगा। वांग बिन काफी देर तक चुप रहा, लेकिन आखिरकार उसने यह शर्त मान ली क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद नोटिस बोर्ड पर लगी लाल रंग की अरेस्ट नोटिस के बगल में एक नई सफेद शीट दिखाई दी। वह वांग बिन का अपॉलॉजी लेटर था। उस पत्र के शब्द पश्चाताप और विनम्रता से भरे हुए थे। उसकी पंक्तियों में उस पुराने घमंडी वांग बिन की कोई झलक नहीं बची थी। कॉलोनी के लोग रोज वहाँ से गुजरते समय रुकर उसे पढ़ते और फिर एक लंबी सांस भरते। ये किसी भी भाषण या सीख से कहीं ज्यादा प्रभावशाली चेतावनी थी। उसने सभी को एक बात सिखा दी, कभी किसी की सीमा लांघने की कोशिश मत करो और
कानून की गरिमा को चुनौती देने की भूल मत करो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारे सामने दिखने वाला यह बिल्कुल साधारण सा पड़ोसी असल में किस ताकत और किस सिद्धांत के सहारे खड़ा है। मेरी मोटरसाइकिल भी आखिरकार पुलिस स्टेशन से वापस मिल गई। मैं उसे शहर के सबसे अच्छे सर्विस सेंटर में ले गया और वहाँ उसकी सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन करवाई। कॉम्पेंसेशन के पैसों का एक हिस्सा उसी में खर्च हो गया और बाकी रकम मैंने बचा कर रखी। जिंदगी मानो फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आई थी। मैं अब भी वही साधारण प्रोजेक्ट मैनेजर था जो हर दिन मेट्रो पकड़कर ऑफिस जाता था। लेकिन जब मैं दोबारा अपनी कवासाकी निंजा H2 पर बैठा, थ्रॉटल घुमाया और उस परिचित इंजन रोर को सुना तो मेरा मन पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह बाइक सिर्फ साधारण जिंदगी के खिलाफ मेरा हथियार नहीं थी, बल्कि मेरे सिद्धांतों पर टिके रहने और न्याय की रक्षा करने का एक मेडल बन चुकी थी। एक शाम मैं शहर की एक्सप्रेसवे पर बाइक चला रहा था कि हेलमेट के ब्लूटूथ ईयरफोन में फोन बज उठा। कॉल मिस्टर चेन की थी। जो हैं, कहाँ हो? उन्होंने पूछा। सर, बाहर बाइक चला रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। उनकी आवाज बेहद खुश लग रही थी। वांग बिन वाला प्रोजेक्ट तो कैंसिल हो गया था ना, लेकिन उस प्रोजेक्ट की क्लाइंट कंपनी को हमारी कंपनी में काफी दिलचस्पी हो गई है। उन्होंने सुना कि हमने अपने एम्प्लॉय की रक्षा के लिए कोऑपरेशन छोड़ दी और वे हमारी कॉर्पोरेट कल्चर से बहुत प्रभावित हुए। आज उन्होंने आधिकारिक रूप से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वांग बिन वाले प्रोजेक्ट से 3 गुना बड़ा है और सबसे मजेदार बात, उनकी कंपनी के बॉस एक सीनियर मोटरसाइकिल एंथुसियस्ट हैं। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें मिलने के लिए कहा है। कह रहे थे कि ओलिन सस्पेंशन ट्यूनिंग पर तुमसे चर्चा करनी है। फोन पर मिला। यह निमंत्रण मेरे लिए अप्रत्याशित था, लेकिन मैं जल्दी ही समझ गया कि शायद यह मेरी जिंदगी का एक बड़ा अवसर हो सकता है। ठीक है सर, मैं कभी भी उपलब्ध हूँ, मैंने कहा। मिस्टर चेन हंस पड़े। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में वीचैट पर एड्रेस भेजता हूँ, अच्छे से तैयार होकर आना। हमारी कंपनी की इज्जत मत डुबो देना। फोन कट गया और मेरे दिल में एक गर्माहट सी भर गई। उनकी बातें मजाकिया जरूर थी, लेकिन उनमें अपनापन साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं, बल्कि ऐसा इंसान माना था जिसे आगे बढ़ाना और सही लोगों से मिलवाना चाहिए। ऐसा विश्वास पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। शुक्रवार शाम 7 बजे मैं मिस्टर चेन द्वारा भेजे गए एड्रेस पर पहुंचा। वह शहर के बीचों बीच स्थित एक टॉप लेवल प्राइवेट क्लब था। बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं था, सिर्फ एक भारी एबनी वुड डोर थी। दरवाजे पर खड़े अटेंडेंट ने विनम्रता से मेरी पहचान की पुष्टि की और फिर मुझे अंदर ले गया। क्लब का इंटीरियर लो की लेकिन बेहद लग्जूरियस था। हर छोटी बड़ी डिटेल असाधारण टेस्ट को दर्शा रही थी। मिस्टर चेन गुआनलान नाम के प्राइवेट रूम में मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह लगभग 50 वर्ष के एक सज्जन व्यक्ति के साथ बड़ी खुशी से बातचीत कर रहे थे। उस व्यक्ति ने एक सलीकेदार चाइनीज ट्रेडिशनल जैकेट पहन रखी थी। उसका व्यवहार शालीन था, आंखें गहरी थीं और उसकी हर हरकत में एक सफल नेता की स्थिरता दिखाई देती थी। स्पष्ट था कि वही क्लाइंट कंपनी के चेयरमैन थे, मिस्टर चेन। मैंने आगे बढ़कर अभिवादन किया। ओह, जो हैंग आ गए। मिस्टर चेन तुरंत उठे और मुस्कुराते हुए बोले, आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ये हैं होंगयुएन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन मिस्टर ली वेहान। और ली सर, यही हैं हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैंग, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्ते ली सर, मैंने बिना झिझक हाथ बढ़ाया। तो तुम जो हैंग हो? ली वेहान मुस्कुराए और मजबूती से हाथ मिलाया। उनकी हथेली चौड़ी और ताकतवर थी। उनकी नजरों में उत्सुकता और प्रशंसा दोनों थी। तुम्हारे बारे में मिस्टर चेन ने सब बताया है। तुमने हालात को बहुत समझदारी से संभाला, हिम्मत भी है और दिमाग भी। तुम बड़े काम करने की क्षमता रखते हो। यह तारीफ पूरी तरह दिल से निकली हुई लग रही थी। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैंने विनम्रता से कहा। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। बहुत बढ़िया। ली वेहान जोर से हंसे। आजकल सही काम करते रहना ही अपने आप में एक दुर्लभ गुण है। आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। डिनर का माहौल मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सहज था। हमने बिजनेस की ज्यादा बात नहीं की। ली वेहान और मिस्टर चेन दोनों ने बड़ी स्वाभाविकता से बातचीत को हमारे साझा शौक यानी मोटरसाइकिल्स की ओर मोड़ दिया। सुना है तुम्हारे पास निंजा H2 है? ली वेहान ने पूछा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। उनकी आंखें चमक उठी। वह तो कमाल की मशीन है। भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिखाया तो मैं कल ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।